बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम, जिन्हें के सिंध में इस्लाम का फाउंडर भी कहा जाता है, जिन्हें कि एक फिलासफर ने, जो अभी करंट डे पाकिस्तान है, इसमें जो हाई वैल्यू ऑफ इस्लाम है, तो उसका जो सेरा है वो कहते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम को जानता जाता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? इन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे अटैक कब किया, क्यों किया, और उसके जो असरात थे सब कॉन्टिनेंट पे वो क्या हुए, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखें कि जो इस्लाम के बाद जो अरब हैं वो पूरी दुनिया में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के बाद उमय्यद डायनेस्टी के दौर में वो अपनी सल्तनत को फैला रहे थे। अब यहाँ पर जो अरेबियन पेनिनसुला है, वहाँ से तिजारत की जाती थी। श्रीलंका और सब कॉन्टिनेंट की जो कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पर तिजारत होती थी। अब यहाँ पे देखें, जो अरब के तल्कात हैं, अरेबियन पेनिनसुला के तल्कात हैं सब कॉन्टिनेंट के कोस्टल रीजन्स के साथ, और फिर श्रीलंका के साथ, ये इस्लाम के आने से पहले के हैं। ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, क्योंकि यहाँ से अरब के जो ताजिर हैं वो आते थे इस पे सब कॉन्टिनेंट में विया शिप्स, और इसी तरह वो श्रीलंका भी जाते थे। अब यहाँ पे देखें कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये इसके जो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, इधर से शिप्स आती थी। और फिर यहाँ पे देखें श्रीलंका और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स हैं, तो यहाँ पे ये शिप्स, आपने देखा होगा कि जो पुराने दौर ज़माने में शिप्स होती थी, वो बड़ी बड़ी शिप्स होती थी जिनके ऊपर कर्टन्स लगे होते थे। कर्टन्स की मदद से वो शिप्स जो हैं वो मूव करती थी, और ये हवाओं का रुख जो होता था वो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता था। तो सेम सिचुएशन ये थी। यहाँ पर जो ईस्टर्न होती थी, मानसून की ईस्टर्न मानसून होता था, वो अरेबियन पेनिनसुला से शिप्स को किस तरफ ले आता था? सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और फिर उसको श्रीलंका की तरफ। इसी तरह जो वेस्टर्न मानसून होता था, वो जो शिप्स होती थी इनको लेके चला जाता था अरेबियन पेनिनसुला या अरेबिया के जो कोस्टल रीजन्स हैं उनकी तरफ। तो इस तरीके से अरब और जो सब कॉन्टिनेंट है, इनके लोगों के दरमियान तिजारत होती थी। अब एक वाकया पेश आया। वाकया कुछ यूं पेश आया कि श्रीलंका से, ठीक है, एक शिप जो है श्रीलंका और समवेयर एल्स माल बहार से एक शिप जो है, जिसमें मुसलमानों की, जो अरब के मुसलमान थे, उनकी विडोज मौजूद थी, उनके यतीम बच्चे और बच्चियां मौजूद थी, और उसके अलावा जो अरब का बादशाह है, जो डायनासिटी है, उसके जो बादशाह हैं, उनके लिए तोहफे तोहैफ थे, उसमें हॉर्सेस थे और बहुत सारी चीजें थी। ये शिप्स मूव कर रहे थे किसकी तरफ? अरेबियन पेनिनसुला की तरफ। और यहाँ पर पायरेट्स थे समुंदर में, सिंध के करीब। अब क्योंकि सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन जो समुंदर के साथ लगता था वो सिंध था, और सिंध के जो थे वो पायरेट्स थे, बेरी कजाक थे, जो कि हमेशा इस एम्बश में होते थे कि वो कैसे जो ताजरों के जहाज़ों को लूट लें और उसका सामान ले लेते थे। तो जब यहाँ से मुसलमानों के जहाज़ गुजरने लगे, तो ये जो पायरेट्स थे, इन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया, और उसके बाद जो मुसलमानों के जहाज़ हैं उनको लूट लिया, और जो मुसलमानों की विडोज थी, और उसके बाद जो यतीम बच्चियों और बच्चे थे, उनको ये लोग कैदी बनाकर कहाँ ले आए? सिंध ले आए। कौन? पायरेट्स। अब यहाँ पे सिंध में देखें, सिंध में किसकी गवर्नमेंट थी? सिंध में राजा दैर की हुकूमत थी। यहाँ पे राजा दैर इसका गवर्नर था, जो कि हुकूमत कर रहा था। अब पायरेट्स ने यहाँ पर लाकर मुसलमानों की जो बेवाएं थी, जो उनके बच्चे थे और बच्चियां थी, उनको यहाँ पर कैद कर लिया। अब यहाँ पर एक हिस्ट्री में, जो कि अभी पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में एक खत मौजूद है कि यहाँ पर जो बेवाएं थी या जो बच्चियां थी, उनमें से एक लड़की ने खत लिखा था हजाज बिन यूसुफ को। हु वाज हजाज बिन यूसुफ? यहाँ पे हम देखेंगे हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ को एक खत लिखा,
जिसमें ये लिखा गया था कि हम कब से अरब के जो फौजी हैं उनके घोड़ों की टापों की आवाज सुनने को तरस रहे हैं, क्या हमें हमारी मदद के लिए कोई आएगा, या जो अरब के फौजी हैं या जो अरब के सिपह सलार हैं, जो अरब के मुजाहिदीन हैं, उनकी तलवारें जंग आलूद हो चुकी हैं। ये यहाँ से खत लिखा गया था। इस खत में और भी चीजें थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें, एक मुस्लिम जो गवर्नर होता है उसकी ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रियाया जो है उसको डिफेंड करे, उसकी जान की हिफाजत करे, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। तो यहाँ पे उस वक्त जो उमय्यद डायनेस्टी थी उसके जो गवर्नर थे वो हजाज बिन यूसुफ थे। अब ये जिम्मेदारी हजाज बिन यूसुफ पे आयद होती है कि वो यहाँ पर जो मुसलमानों की विडोज हैं, जो उनकी बच्चियां और बच्चे हैं, उनको रिहा करवाएं। तो सबसे पहले हजाज बिन यूसुफ ने एक लीगल तरीका अपनाया। लीगल तरीका क्या था कि उन्होंने राजा दायर को लिखा, राजा दायर को खत लिखा कि आप जो हमारे विडोज हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमारे हवाले कर दें, और उसके बाद जो कल्प्रिट्स हैं, जो पायरेट्स हैं, इनको सजा दें। अब राजा दायर ने क्या किया, क्योंकि यहां से क्लियर होता है कि राजा दायर जो है वो पेट्रन, ये जो पायरेट्स थे ये पेट्रन ले रहे थे राजा दायर से, राजा दायर की हेल्प ले रहे थे। अब राजा दायर चाहते तो यहां पर वो पायरेट्स को सजा दे सकते थे, मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को आजाद करवा सकते थे, लेकिन राजा दायर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि राजा दायर ने रिफ्यूज कर दिया हज्जाज बिन यूसुफ को कि ये जो बेरी कजाक हैं, जो पायरेट्स हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो यहाँ पर हॉस्टिलिटीज क्रिएट होती हैं सब कॉन्टिनेंट की, और उसके बाद अमायाड डायनेस्टी, जिसके कौन थे गवर्नर, हजाज बिन यूसुफ जो कि इराक के गवर्नर थे, इनके दरमियान हॉस्टिलिटीज क्रिएट हुई। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर मुसलमानों के बच्चों को और बच्चियों को हजाज बिन यूसुफ जो हैं वो अकेले नहीं छोड़ सकते थे। वो आज के गवर्नर नहीं थे कि वो अपने मुसलमान लोगों को मजबूत तरीन होने के बावजूद उनकी हेल्प ना करें, लेकिन उन्होंने हेल्प की। तो सबसे पहले उन्होंने 17,000 का लश्कर भेजा, एक एक्सपीडिशन हुई, और ये किसके अंदर हुई, अंडर उबैदुल्ला। उबैदुल्ला जो थे ये एक जनरल थे अरब आर्मी के, इनके अंडर, इनकी कमांड में पहला अटैक किया गया सिंध पे। ठीक है, सिंध का जो दिबल है, जिसे आजकल कराची कहा जाता है, जिसे सिंध का दरवाजा कहते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पहला अटैक किया। किसने किया, उबैदुल्ला ने। किस पे किया, सिंध पे किया। और उबैदुल्ला कौन थे, ये हजाज बिन यूसुफ के एक जनरल थे। इन्होंने पहला अटैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहले अपने अटैक में सिंध को फतह न कर सके, इनको डिफीट हुई, और इसी डिफीट के दौरान जो उबैदुल्ला है, ड्यूरिंग द फाइटिंग इन्हें शहादत नसीब हुई, या ये शहीद हो गए। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पर बारी आती है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वाज द ब्रेव एंड द यंगेस्ट जनरल ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। ये इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट जनरल्स हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के पास जब ये हजाज बिन यूसुफ के पास खत पहुंचा तो मोहम्मद बिन कासिम वहां पर मौजूद थे। जब मोहम्मद बिन कासिम और हजाज बिन यूसुफ को ये खत पढ़कर सुनाया गया तो वहां पर मोहम्मद बिन कासिम को उसी वक्त हजाज बिन यूसुफ ने ये दे दिया था कि आपने इसकी एक्सपेडिशन करनी है। ये मुख्तलिफ राइटर्स की मुख्तलिफ जो राइटिंग्स हैं वो है। तो यहाँ पर पहली जो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटिश हिस्ट्री है या इंडियन हिस्ट्री है, उसके मुताबिक जो पहली एक्सपेडिशन हुई थी वो अंडर उबैदुल्ला हुई थी, जिसमें जो मुजाहिदीन थे, जो अरेबियन फौज थी, इसको डिफीट हुई थी बाय राजा दाहिर सिंह। और उसके बाद क्या हुआ था कि उबैदुल्ला इसी फाइटिंग के दौरान शहीद हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप भेजते हैं एक्सपीडिशन अंडर मोहम्मद बिन कासिम। अंडर मोहम्मद कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हेवी कैवलरी के साथ, कैवलरी मैन के साथ, मूव करते हैं। और उसके बाद इनके साथ होते हैं हेवी असॉल्ट इंजन्स,
हैवी इंसॉल्ट इंजन्स में हम कह सकते हैं कि इनके पास मंजनीकें मौजूद होती थी। अब मंजनीकें क्या होती थी? जो प्रीवियस वर्ल्ड है, जो एंशियंट टाइम्स हैं, जब टैंक नहीं होते थे, मार्टर नहीं होते थे, मिसाइल नहीं होते थे, तो उस वक्त मंजनीक यूज की जाती थी बड़े बड़े स्टोन्स को थ्रो करने के लिए। तो यहाँ पर जो और उसी को कैवलरी कहा जाता था, उसकी जो यूनिट्स होती थी। तो मोहम्मद बिन कासिम आए हैवी कैवलरी के साथ, और उसके बाद इन्होंने मूव किया थ्रू वाटर, थ्रू शिप्स, और जो इनके जो फौजी थे उनको विया बलूचिस्तान ले आए। मोहम्मद बिन कासिम, चूंकि इनकी एज बहुत कम थी, यहाँ पर रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें इनके लिए पैदा की गई। राजा दायर की तरफ से प्री रिक्विजिट कंडीशंस जो थी, जो सिंध को बचाने की थी, वो की गई। उन्होंने फॉरवर्ड दस्ते भेजे ताकि मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया जा सके, और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहले इनके लश्कर को डिफीट करते थे, शिकस्त देते थे, और फिर उन्हीं के लश्कर के अंदर जो सिपाही जख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करते थे, और इनका असर उन लोगों पे, उन जख्मी दुश्मन के सिपाहियों पे ऐसा होता था कि वो भी उठकर मोहम्मद बिन कासिम की जो है सफ़ों में आके खड़े हो जाते थे। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम पहुंचते हैं कराची, जिसका पुराना नाम था दीबल। चूंकि दीबल जो है ये एक मजबूत एरिया था, इसकी दीवारें इंतहाई मजबूत थी जिनको गिराना मुश्किल था, और तीसरे दिन यहाँ पर दीबल जो है इसको इसको फतह करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम कैसे फतह करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ये कहाँ कब आए? 712 में। 712 में इन्होंने अटैक किया दीबल पे। अब होता यह है कि दीबल के अंदर एक चर्च थी, उस चर्च के ऊपर एक झंडा लगा हुआ था, और यहाँ पर जब मोहम्मद बिन कासिम कुछ दीवारें तोड़ चुके थे किले की, तो वहां से कुछ लोग बाहर गए। ये उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम को कि ये जो चर्च है इसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसको स्ट्रेंथ समझते हैं यहाँ पे जो राजा दाहिर है उसकी आर्मी। अगर वो झंडा गिरा दिया जाए तो इसका मतलब है कि जो राजा दायर है उसकी आर्मी को शिकस्त हो चुकी है, तो ये मुसलमान फौज जो है इसकी मदद कर सकती है। तो हुआ कुछ यूं ही, यहाँ पे जो कैवलरी थी, जो मंजनीक थी, उसके जरिए जो हिट किया गया उस झंडे को, तो इसका क्या हुआ, जब वो झंडा गिरा तो जो हेफाजार्ड कंडीशन क्रिएट हो गई जो राजा दायर थे उसकी आर्मी में। तो इसकी वजह से उन्होंने आके जो किले हैं उसके दरवाजे खोल दिए, और उसके बाद माफी तलब करना शुरू कर दी मोहम्मद बिन कासिम से। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ देवल फतह नहीं किया, बल्कि ये मकरान से होते हुए जो कास्टल रीजन्स थे वहां से होते हुए ये काफी आगे तक सिंध में निकल गए, और इनकी इन्हीं काविशों या इसी फतह की वजह से सिंध को आज भी बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें सबसे पहले जो इस्लाम आया था वो सिंध में आया था, और वो मोहम्मद बिन कासिम की एक्सपीडिशन के साथ आया था। और बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे भी हैं जो कि लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो यहाँ पे अटैक था इज अ ट्रायम्फ विदाउट एनी रिजल्ट। वो एनी जैसे कि लैंडपुल लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक्सपीडिशन इज अ ट्रायम्फ विदाउट एनी रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे दूसरे राइटर्स ऐसे भी हैं कि जो बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो ये एक्सपीडिशन थी इसका जो सब कॉन्टिनेंट है इस पे बहुत गहरा असर पड़ा। गहरा असर पड़ने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अरब से यहाँ पर आए ट्रेवल करके हिंदुस्तान, और इसका दूसरा फर्क ये पड़ा, ट्रेवल करके हिंदुस्तान आए, ठीक है, ट्रेवलर्स आने यहाँ पे स्टार्ट हुए, और इसके बाद क्या हुआ कि जो अरब हैं उन्होंने आके जो यहाँ पे हिंदुस्तान के लोग थे, जो बड़े सगीर के लोग थे, इनसे मैथमेटिक्स अलजेब्रा सीखा, और उसके बाद इनसे मेडिसिन की फील्ड में काफ़ी सारा अलूम फ़नून हासिल किया, और यही अलूम फ़नून उसके बाद बगदाद और ईरान में यहाँ पर गया। तो ये अरब के लोगों ने आके किन से सीखा? ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों से। उसके बाद जो है बहुत सारी मेडिसिन की जो फील्ड थी उसमें जो अरब के लोग थे उन्होंने आके सीखा यहाँ से, जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे यहाँ से, मतलब कि कल्चर का ट्रांसफ़र वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया।
तो इसी तरह जो बहुत सारे लोग जो हैं वो दायरा इस्लाम से दाखिल होते रहे और मोहम्मद बिन कासिम 712 से लेकर 715 तक यहाँ पर मौजूद रहे। 715 में जो जब उमय्यद डायनेस्टी जो हज्जाज बिन यूसुफ जब फोत हुए, और एक और चीज़ हम बताना भूल गए कि मोहम्मद बिन कासिम जो हैं ये हज्जाज बिन यूसुफ के नेफ्यू भी थे और उनके साथ साथ ये उनके सन-इन-लॉ भी थे। तो जो ही हज्जाज बिन यूसुफ की डेथ होती है, यहाँ पर सुलेमान बिन मल्क जो हैं वो यहाँ पर गवर्नर बनते हैं, तो वो मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको बताता चलूँ, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस बुलाया जाता है, तो पहली चीज़ तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब वापस जा रहे थे, तो यहाँ पर जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो दूसरे मज़हब के लोग थे, वो ज़ारों की तार रोने लगे और यहाँ तक कि इनके जाने के बाद यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के मुजस्मे बनाए गए और उसकी बाकायदा से पूजा करते रहे ये सिंध के लोग, जो नॉन मुस्लिम थे। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम को जब वापस बुलाया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम ये जानते थे कि यहाँ से उनका वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। अब मोहम्मद बिन कासिम के पास दो कंडीशंस थी, या तो वो उनके पास एक लश्कर था, एक फौज थी जो कि सिंध की वो एक फौज वो थी जो अपने साथ वो लेके आए थे, और एक बहुत बड़ी फौज थी जो कि यहाँ पे सिंध के लोग उन मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी में शामिल होते गए। तो मोहम्मद बिन कासिम के पास ये चीज़ मौजूद थी कि वो सलमान बिन मलिक के जो हुक्म था उसको डिनाई करते और यहाँ पर अपना डिफेंस करते। लेकिन इसमें क्या होता कि एक मुसलमान जो है वो मुसलमान के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाती, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ना होने दिया और ख़ुद वो चले गए, सलमान बिन मलिक के कहने पर यहाँ से वापस चले गए और फिर 715 में उनको कत्ल कर दिया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम की ये हिस्ट्री थी। और क्या खूब किसी ने कहा है कि हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, दबी है आगे जिगर मगर बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शहारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। शुक्रिया।